हेलो बच्चों, आज हम मैट्रिक्स में आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टाइप 1 हो गया हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो इसके अंदर क्या होगा, अ मैट्रिक्स कैपिटल A is called idempotent if A square is equals to A। ठीक है, तो अगर A स्क्वायर A के बराबर होगा देन इट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या है कि अगर A स्क्वायर A के बराबर हो गया, अगर A स्क्वायर A के बराबर हो गया तो फिर A की कोई भी पावर A के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर A रेस्ट पर 5 हुआ तो उसको A रेस्ट पर 3 इंटू A स्क्वायर लिख सकते हैं। A स्क्वायर को A लिख दिया तो इफेक्टिवली A रेस्ट पर 4 हो गया, तो एक एक पावर रिड्यूस होता चला जाएगा। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के अंदर ही हम क्या क्या बोल सकते हैं, नोट 1, A रेस्ट टू पावर एनी पावर विल बी A वेयर M इज एनी नेचुरल नंबर। एक तो हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, नोट 2, कि देखो अगर A स्क्वायर A के बराबर है तो हमने क्या किया, दोनों तरफ मॉड लिया। अगर दोनों तरफ मॉड लिया तो मॉड A का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, मॉड A। दिस विल इम्प्लाई मॉड A इज इक्वल्स टू 0 और 1। मतलब ये तो स्केलर क्वांटिटी हो गया। ये तो ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। तो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स है तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 0 या फिर 1 होगा। तो उसका मतलब क्या है कि अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, नोट 3, अगर मान लिया मॉड A 1 हो जाए, ये ठीक है, अगर ये नॉन सिंगुलर हो जाए तो दिस इम्प्लाइज A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो दोनों तो हमने A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो A आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे कितना बच जाएगा, A इंटू A इनवर्स विल बी I। तो इससे हमें क्या प्रूव हुआ, इससे हमें ये प्रूव हुआ कि अगर आइडेम्पोटेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दो ही ऑप्शन है, या तो 0 या 1। नॉन सिंगुलर का मतलब ही अपने आप क्या निकलेगा कि मॉड 1 के बराबर है। तो अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है एंड नॉन सिंगुलर है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। सो दिस इम्प्लाइज नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स has to be identity matrix only। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो A की कोई भी पावर A के बराबर है, मॉड A जो है वो 0 या 1 होगा, और अगर मॉड A 0 नहीं है, मतलब मॉड A अगर 1 है तो फिर A आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो हमारा हो गया टाइप 1 आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब आगे चलते हैं टाइप 2, विच इज इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। ये ठीक है, अ मैट्रिक्स कैपिटल A इज कॉल्ड इनवोल्यूटरी इफ A स्क्वायर इज इक्वल्स टू I। तो आइडेम्पोटेंट के लिए तो क्या था कि A स्क्वायर A के बराबर होना चाहिए, इनवोल्यूटरी के लिए क्या है कि A स्क्वायर I के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड नोट 1, देखो अगर A स्क्वायर I के बराबर है तो दोनों तरफ हमने A मल्टीप्लाई किया तो A क्यूब A के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फिर A मल्टीप्लाई किया तो A रेस्ट टू पावर 4, मतलब A मल्टीप्लाई किया फिर A मल्टीप्लाई किया तो A रेस्ट टू पावर 4 विल बी A स्क्वायर, बट A स्क्वायर I के बराबर है। फिर A मल्टीप्लाई किया तो A रेस्ट टू पावर 5 बराबर A। तो
तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि अगर इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो जो भी इवन पावर है, जैसे 2 है, 4 है, फिर आगे चल के 6 आएगा, वो सब तो i के बराबर हो जाएगा। और जो ऑड पावर है, a क्यूब है वो भी a के बराबर है, a रेज़ टू पावर 5 है वो भी a के बराबर है। सो दिस विल इम्प्लाई a रेज़ टू पावर 2m तो i हो जाएगा, एंड a रेज़ टू पावर 2m प्लस 1 विल बी a। तो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए अगर a इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो इवन पावर तो i के बराबर होगा एंड जो ऑड पावर है वो a के बराबर होगा। दिस इज आर नोट 1। नोट 2 इज ऑफ कोर्स दोनों तरफ वही डिटर्मिनेंट लिया। अगर हमने दोनों तरफ मॉड लिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा मॉड a का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड i विच इज 1, एंड दिस इन टर्न विल इम्प्लाई मॉड a इज इक्वल टू -1 और +1। ठीक है, तो मॉड a का वैल्यू क्या होगा, या तो -1 होगा या 1 होगा। ठीक है, तो ये हमेशा ही इन्वर्टेबल होगा। अब इसकी भी बात कर लेते हैं। नोट 3, अगर a स्क्वायर a के बराबर a स्क्वायर अगर i के बराबर दे रखा है तो हमने क्या किया, दोनों तरफ a इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया a इज इक्वल टू a इन्वर्स। ठीक है, तो क्या हो गया कि अगर इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो पहला चीज़ तो हमने क्या बोला कि इवन पावर जो है वो i के बराबर होगा, ऑड पावर a के बराबर होगा। फर्स्ट रिजल्ट आ गया। सेकंड रिजल्ट क्या है कि जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो ±1 ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती। थर्ड रिजल्ट क्या आ गया कि a इन्वर्स के बराबर होगा। मतलब ऐसे सोच सकते हो, अगर a स्क्वायर बराबर i है तो a स्क्वायर को तो हमने लिखा a इंटू a बराबर i, और इन्वर्स की ये डेफिनेशन होती है कि अगर हम मैट्रिक्स में इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें तो i आएगा। तो अगर हमने a को a में मल्टीप्लाई करके i ले आए तो एक दूसरे का इन्वर्स होना चाहिए, मतलब a इज सेल्फ इन्वर्स। ये रिजल्ट आ गया। तो टाइप 1 हो गया आइडेम्पोटेंट, टाइप 2 हो गया इनवोल्यूटरी। अब आते हैं टाइप 3 पे, दैट इज पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स बहुत ईजी है। पीरियोडिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जैसे फंक्शन का हम पीरियड बोलते हैं, सेम फंक्शन का बार बार रिपीट करें। तो अगर मैट्रिक्स में हमने उसका एक्सपोनेंट बढ़ाते हुए चले गए और एक लिमिट के बाद वो मैट्रिक्स अपने आप को रिपीट करना चालू कर दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मैट्रिक्स। मतलब a का कोई पावर आगे बढ़ते बढ़ते वापस a के बराबर आ जाना चाहिए। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स है तो a रेज़ टू पावर लैम्डा प्लस 1 शुड बी a फॉर सम लैम्डा। ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स में तो बस यही है, फॉर सम लैम्डा, एंड लैम्डा की जो लीस्ट वैल्यू है दैट इज कॉल्ड पीरियड। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमने बोला ना क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये क्लासिफिकेशन किस हिसाब से कि एक ही हमने कुछ इंटीग्रल पावर कैलकुलेट किया, वो जो इंटीग्रल पावर्स हैं उनके बेसिस पे है ये क्लासिफिकेशन। तो सब जगह a स्क्वायर मतलब a की कोई ना कोई पावर इन्वॉल्व है। तो जैसे आइडेम्पोटेंट में क्या होगा, a स्क्वायर बराबर a हो गया। ठीक है, इनवोल्यूटरी में क्या हो गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू i हो गया। अब देखो मिक्सअप करने के लिए मतलब मिक्सअप हो सकता है, करने के लिए नहीं। अगर मिक्सअप हो गया ना कि आइडेम्पोटेंट क्या था, इनवोल्यूटरी क्या था, तो इनवोल्यूटरी को मैंने मतलब याद करने का तरीका आई सजेस्ट इन दिस वे। अगर ये in लिखा हुआ है, जैसे इनवोल्यूटरी in से चालू है, तो हम इसको in लिख लें तो शायद याद रहेगा। आइडेम्पोटेंट वैसे एक प्रॉपर्टी होता है, सेट वेट सब जगह कई जगह आ सकता है किसी भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन का। तो आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या है कि वो एल्जेब्रिक ऑपरेशन लगाने पे खुद ही जिसके ऊपर लगाया गया वो आ जाए। तो जैसे a को हमने a से मल्टीप्लाई किया था, खुद ही a आ जाए। ठीक है, वैसे ये प्रॉपर्टी होता है, अगर पहले से पढ़ा है तो फिर इसमें मिक्सअप नहीं होगा। नहीं पढ़ा है तो ऐसे ही हमने याद रखा कि एक a स्क्वायर a होता है, कि a स्क्वायर in होता है। इनमें in है तो in यहाँ पे होगा, दूसरे में a स्क्वायर बराबर a होगा। पीरियोडिक में मेरे ख्याल से कुछ मिक्सअप करने का चांस है नहीं। पीरियोडिक का तो मतलब हो गया कि सेम चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है।
तो ये 3 तरह की मैट्रिक्स होगी जो हमने पढ़ी अभी तक। आगे चलते हैं। T4 इज, जिसको हम बोलते हैं निलपोटेंट। निलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि A⁻m इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स फॉर सम m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। जैसे हमने पीरियोडिक में बोला कि A का हम पावर बढ़ाते चले गए, अगर आगे जाके वापस A आ जाए कहीं पे, तो वो पीरियोडिक हो गया। ठीक है, निलपोटेंट में कोई मिक्सअप होने का चांस ही नहीं, निल नाम के अंदर ही आ रहा है। तो निलपोटेंट का मतलब क्या है कि एक ही हम पावर कैलकुलेट करते चले गए, और अगर कहीं आगे जाके नल मैट्रिक्स आ जाए तो उसका मतलब क्या है कि वो निलपोटेंट हो गया। अच्छा, अगर एक बार A⁻, मान लिया 5 नल मैट्रिक्स आ जाए, A⁵ नल मैट्रिक्स आ जाए, तो दोनों तरफ अगर A मल्टीप्लाई करेंगे तो नल मैट्रिक्स को तो किसी से ही मल्टीप्लाई करो, वो नल मैट्रिक्स ही रहेगा। A⁵ को अगर हम A से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो A⁻6 हो जाएगा, मतलब A⁻6 भी नल मैट्रिक्स हो गया। फिर उसके अंदर कितना भी A मल्टीप्लाई करते रहो वो हमेशा ही नल मैट्रिक्स होगा। मतलब एक बार A की पावर नल मैट्रिक्स हो गया तो उसके आगे वाली सारी पावर पे नल मैट्रिक्स ही आएगा। तो बेसिकली जिस मिनिमम पावर पे ये पहली बार नल मैट्रिक्स होगा उसका एक स्पेशल नाम है, और वो नाम क्या है, इंडेक्स। ठीक है, तो निलपोटेंट हो गया A⁻m बराबर नल मैट्रिक्स फॉर सम n। अगर किसी भी m के लिए A⁻m नल मैट्रिक्स आ गया तो वहाँ से तो निलपोटेंट हो गया। एंड इसके आगे क्या बोलेंगे, एंड लीस्ट सच वैल्यू ऑफ m इज कॉल्ड, लीस्ट सच वैल्यू ऑफ m इज कॉल्ड इंडेक्स। ये ठीक है, इंडेक्स या फिर इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी ऐसे भी बोल सकते। ठीक है, इसमें ज़्यादा स्कोप है नहीं। नोट 1, अगर A⁻m नल मैट्रिक्स है, ठीक है, दिस इम्प्लाइज A⁻k विल ऑल्सो बी नल मैट्रिक्स फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। मतलब एक बार नल मैट्रिक्स आ गया, उसके आगे तो कितनी पावर बढ़ाओ वो नल मैट्रिक्स ही रहेगा। ये हमने पहले नोट में बोला है। नोट 2, मॉड A ऑफ कोर्स 0 होगा। ठीक है, दोनों तरफ मॉड लिया तो नल मैट्रिक्स का मॉड तो 0 हो गया, A का मॉड लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। उसका मतलब क्या है कि जो भी निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू विल ऑलवेज बी 0। ठीक है, अब देखो इसमें मान लिया क्वेश्चन अगर हम बोले ना कि पता करो कि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं, जैसे अगर हम लोग के पता करो आइडेम्पोटेंट है या नहीं, बहुत ईजी है, A² कैलकुलेट कर लो, अगर वो वापस सेम मैट्रिक्स आ गया तो वो आइडेम्पोटेंट हो गया। ठीक है, अगर वो बोले कि क्या बोलते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है या नहीं है, वो भी ईजी है निकालना। हमने A² कैलकुलेट किया, अगर वो I आ जाए तो प्रूव हो गया कि वो A² बस एक ही बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर वो A² I आ गया तो वो इन्वोल्यूटरी हो गया, अगर नहीं आया तो नहीं है इन्वोल्यूटरी। ठीक है, पीरियोडिक में दिक्कत है थोड़ा सा, क्योंकि पीरियोडिक में तो हो सकता है कि A⁻50 जाके वापस A आए, तो कब तक मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उस तरह का क्वेश्चन बनेगा नहीं। ऐसे निलपोटेंट में दिक्कत है, अगर हमने निलपोटेंट मैट्रिक्स हमें कोई दे रखा है, हमने A² कैलकुलेट किया, ठीक है, नहीं आया नल मैट्रिक्स, फिर हमने A³ कैलकुलेट किया, नहीं आया नल मैट्रिक्स, तो ऐसे कब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो इसमें ज़्यादा स्कोप है भी नहीं ये। ठीक है, एक तो देखो हम स्कोप ऐसे बना सकते हैं कि अगर मान लिया मॉड A 0 ही ना हो तो फिर वो निलपोटेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो पक्की बात है कि मॉड A 0 होना ही होना चाहिए, तभी वो निलपोटेंट हो सकता है। प्लस अगर मॉड A 0 है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो निलपोटेंट होगा, ये दिक्कत है। ठीक है, तो अगर उसने बोला कि फाइंड वेदर दिस मैट्रिक्स इज निलपोटेंट और नॉट, ये ठीक है। एंड अगर वो बोले कि निलपोटेंट है तो इंडेक्स बताओ,
इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो जो भी मैट्रिक्स दे रखा होगा उसमें हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि मॉड ए जीरो है या नहीं है। अगर मान लिया मॉड ए जीरो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो गया, फिर तो वो निलपोटेंट हो ही नहीं सकता। अगर मॉड ए जीरो है तो देखो किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि हमें पैटर्न दिख जाए, हमने ए स्क्वायर निकाला, ए क्यूब निकाला, हमें पैटर्न दिख जाए कि वैल्यूज़ कैसे चेंज हो रहा है, तो उससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके कभी नल मैट्रिक्स आएगा या नहीं आएगा। ये ठीक है। या अगर इजी क्वेश्चन ना है तो ए स्क्वायर या ए क्यूब तक ही नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है। तो दीज वर सम क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट्स। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। Question 1. Check whether following matrices are nilpotent or not. ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड ठीक है, ये दो मैट्रिक्स लेते हैं हम। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, मान लिया ए दे रखा है 1 2 3 1 1 2 3 5 9। तो जैसा हमने सबसे पहले देखा था कि मॉड ए कैलकुलेट किया, मॉड ए निकाला तो 1 2 3 1 1 2 3 5 9। कैसे निकालेंगे? इस 1 से इन दोनों को जीरो बना दिया, मतलब फर्स्ट रो तो ऐसे ही रखा, इससे इसको जीरो बनाया तो सिंपली घटा दिया सेकंड रो में से फर्स्ट रो, तो आ जाएगा 0 -1 -1। ठीक है, इसको जीरो बनाया तो 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसके रिस्पेक्ट में इवैल्यूएट कर दिया, तो जब इसके रिस्पेक्ट में इवैल्यूएट करेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो कितना आ गया -1। तो अगर मॉड ए 0 नहीं है तो निलपोटेंट तो ये हो ही नहीं सकता। दिस इम्प्लाइज इट कैन नॉट बी निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, पहला तो ये आ गया। अब दूसरे के ऊपर चलते हैं। दूसरा a बराबर 1 0 1 0 0 0 एंड 0 1 0, ये हो गया। ये 0 0 0 आ गया तो उसका मतलब क्या है कि मॉड तो 0 है, बट अगेन मॉड अगर 0 है तो दैट डज नॉट गिव यू द गारंटी के इट विल बी निलपोटेंट। तो अब तो हम किसके भरोसे बैठेंगे कि कोई पैटर्न मिल जाए। तो a स्क्वायर विल बी 1 0 1 0 0 0 एंड 0 1 0, फिर 1 0 1 0 0 0 0 1 0 मल्टीप्लाई किया, तो 1 0 0 को ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 1 1 0 0 1 0 0 ऐसे आएगा। ठीक है, फिर 0 0 1 को मल्टीप्लाई किया तो 0 0 1, तो ये आ जाएगा 1, फिर ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 0 1 ये 0 हो जाएगा। 1 0 0 मल्टीप्लाई किया तो 1 0 0, ये आ गया a स्क्वायर। ठीक है, अब a क्यूब देखते हैं तो ये आ जाएगा 1 1 1 0 0 0 0 0 0 इंटू 1 0 1 0 0 0 1 0। ठीक है, 1 0 0 मल्टीप्लाई किया, सो दिस विल बी 1।
ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई किया, ये 0 0। ठीक है, वैसे भी रो इधर से डिसाइड होगा, कॉलम इधर से डिसाइड होगा, तो रो 2 जब हम बनाने चलेंगे तो इसकी रो 2 उठा के कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो ये 0 ही रहेगा, रो 3 उठा के कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो इट विल रिमेन 0। ठीक है, अब हमें ये एलिमेंट चाहिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 1, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये भी आ जाएगा 1। ठीक है, पैटर्न मिल गया हमको कि देखो ये मैट्रिक्स आया था a², उसको हमने a से मल्टीप्लाई किया, वापस ये आ गया a²। अब ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, इसको कितनी बार भी a से मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो कैलकुलेशन। एक बार चलो वेरीफाई करते हैं, 1 0 0 ये तो सही है, और 0 0 1 ये भी सही है, फिर 1 0 0 ये भी सही है। हाँ, तो इसके बाद तो a रेज़ टू पावर एनीथिंग, तो मतलब a रेज़ टू पावर लैम्डा विल बी 1 1 1 0 0 0 0 0 0 फॉर ऑल लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। मतलब 2 पे यही आ गया था, क्यूब पे ये आ गया, तो इसके आगे हमेशा यही आएगा। तो इट कैन नॉट बी निलपोटेंट, इट इज नॉट निलपोटेंट मैट्रिक्स, एज सिंपल एज दिस। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट, लेट a बराबर ठीक है 3 1 3 1 -6 -2। ठीक है, देन फाइंड I + a रेज़ टू पावर 50। ये हमें सिंप्लीफाई करके बताना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं ऑप्शन दे के कि ये इसके बराबर है या इसके बराबर है एंड सो ऑन। तो अब देखो इसमें I + a रेज़ टू पावर 50 में इस I के होने की वजह से इसको हम बाइनोमियली तो ओपन कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो a + b रेज़ टू पावर 50 को हम बाइनोमियली ओपन कर नहीं सकते इन जनरल, जब तक a और b कम्यूट ना करे। वरना तो क्या होगा कि अगर जैसे हमने a + b के क्यूब में लिखा था, a + b का अगर हम क्यूब लिखेंगे तो 3a² b जैसा कोई टर्म नहीं आएगा, वो 3 टर्म अलग अलग लिखे जाएंगे। और a + b रेज़ टू पावर 50 आ जाए तो बहुत सारे टर्म्स हो जाएंगे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उस वाले केस में अगर ऐसा कभी पूछा भी जाए कि a + b रेज़ टू पावर 50 को बताओ, तो मोस्ट वाली वो बाइनोमियली एक्सपेंड हो रहा होगा, क्योंकि फिर हम एक बार ये चेक करेंगे कि वो कम्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली वो कम्यूट कर रहा होगा। एक तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, मतलब यही हो सकता है वो मोस्ट वाली कम्यूट कर रहा होगा, ये तो अलग बात होगी। अब आई के केस में वो वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बाइनोमियली तो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हमें ये कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है तो फिर आंसर क्या हम a² a³ a रेज़ टू पावर 4 इन सबके टर्म्स में छोड़ देंगे? नहीं, तो वो हम अब चेक करके देखेंगे, कोई ना कोई पैटर्न होगा इसमें। तो सॉल्यूशन मतलब अगर वो ये उन्हें फाइंड दिस, वैसे तो ऑप्शंस होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स, तो ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस में वो ऐसा तो है नहीं कि टोटल 51 टर्म्स एक्सपेंड कर करके लिख देगा, ठीक है। कुछ ना कुछ वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आंसर आ रहा होगा, तभी पूछा गया है। 1-2 टर्म्स में आंसर आ रहा होगा। अब 1-2 टर्म्स में आंसर आ कैसे जाएगा?
ए स्क्वायर ए क्यूब इन सब का क्या होगा, तो या तो कोई पैटर्न बनना होगा, ठीक है। अब बाई चांस मान लिया ए क्यूब 0 हो जाए तो बहुत बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर ए क्यूब 0 हो गया तो उसके आगे वाली सारी पावर 0 हो जाएंगी, ठीक है, तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने ए स्क्वायर कैलकुलेट किया। दिस इज 3 1 माइनस 6 माइनस 2, फिर दोबारा 3 1 माइनस 6 माइनस 2, करो मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, तो 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा 3, दिस इंटू दिस मतलब 18 माइनस का प्लस 12 तो विल बी माइनस 6, 1 माइनस 2 तो 3 माइनस 2 विल बी 1, दिस इंटू दिस तो माइनस 6 प्लस 4 विल बी माइनस 2। अब ये समझ में आ गया कि वेरी गुड, ये तो यही आ गया वापस। दिस इम्प्लाइज ए इज आइडेम्पोटेंट, दिस इज वापस ए आ गया, ए स्क्वायर ए के बराबर आ गया, आइडेम्पोटेंट। दिस इम्प्लाइज ए का कोई भी पावर ए रेज टू पावर लैम्डा विल रिमेन ए फॉर ऑल लैम्डा बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ये तो था इस क्वेश्चन का क्रक्स, ये ठीक है, मेन पॉइंट जो पकड़ने वाला था वो यही था इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आई प्लस ए रेज टू पावर 50 विल बी, वैसे तो अगर हम ओपन करें तो 50C0 और पहले टर्म में मान लिया आई आ गया, फिर आ जाएगा 50C1, आई कहाँ से आ गया, आई रेज टू पावर 50 लिखा है, ठीक है। इसमें आई रेज टू पावर 49 लिखा होगा विच विल बी आई इंटू ए आएगा। अब आई को किसी भी पावर को ए से मल्टीप्लाई करोगे वो ए ही रहेगा, ये ठीक है। फिर इसके आगे आ जाएगा 50C2 ए स्क्वायर, 50C3 ए क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टिल 50C50 ए रेज टू पावर 50, ठीक है। बट इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है, इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है कि ये सारी मैट्रिक्स ए के ही बराबर हैं, दीज आर ऑल इक्वल्स टू ए। चलो भाई, ये तो हो गया आई प्लस इन सबको 50C1 ए प्लस 50C2 ए स्क्वायर प्लस 50C3 ए क्यूब प्लस एंड सो ऑन 50C50 ए, सॉरी ये वापस क्यों लिख दिया हमने, ये सब ए के बराबर ही है, ठीक है। ये वाली चीज़ यूज़ करके कि ए की पावर कुछ भी लिख लो वो ए के बराबर ही, तो इन सब से, ये तो नंबर टाइम मैट्रिक्स ऐसे लिखा हुआ है, तो इन सब से ए कॉमन ले लिया हमने। सो दिस इज इक्वल्स टू आई प्लस ए अगर कॉमन ले लिया तो 50C1 50C2 50C3 प्लस एंड सो ऑन अप टिल 50C50। इसमें हम बाइनोमियल का रिजल्ट लगा सकते हैं, आई प्लस ए टाइम्स। बाइनोमियल का रिजल्ट क्या होता है, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का समेशन 2n होता है। तो ये 50 वाले सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं केवल 1 को छोड़ के, मतलब 50C0 नहीं है, तो इसका समेशन कितना हो जाएगा 2⁻50 माइनस 1, ये हो जाएगा आंसर। दैट इज इक्वल्स टू आई की जगह 1 0 0 1 लिख लिया, क्योंकि 2/2 का है ए तो आई भी 2/2 का लेंगे, प्लस 2⁻50 माइनस 1, ठीक है। ऑफकोर्स 2⁻50 कैलकुलेट तो नहीं होगा, ये तो एक नंबर हो गया, इंटू आई दैट इज 3 1 माइनस 6 माइनस 2। तो अगर एक मैट्रिक्स के टर्म्स में आंसर आना है तो वैसे आ जाएगा 3 टाइम्स दिस, तो 3 इंटू 2⁻50 माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस 2 आएगा, दिस इंटू 1 प्लस 0 तो वो तो 2⁻50 माइनस 1 ही रहेगा, दिस इंटू दिस प्लस 0 तो वो भी ऐसे रहेगा, माइनस 6 इंटू 2⁻50 प्लस 6, माइनस 2 इंटू दिस, तो माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2⁻51 हो गया, माइनस 2 प्लस, ये तो चारों से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना अंदर जाके, तो माइनस 2 इंटू माइनस 1 विल बी प्लस 2, उसमें ये 1 जोड़ दिया तो प्लस 3,
ये फाइनल हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को हम बोलेंगे गुड क्वेश्चन। सो यू कैन नोट इट डाउन। चलो क्वेश्चन 3, फाइंड नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो आइडेम्पोटेंट diagonal matrices of order 3। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। सॉल्यूशन लेट ए बराबर, ठीक है, क्या क्या बोला गया, नॉन जीरो मतलब नल मैट्रिक्स को काउंट नहीं करना है, आइडेम्पोटेंट मतलब ए स्क्वायर बराबर ए दे रखा है, ठीक है, ए इज नॉट नल मैट्रिक्स ये दे रखा है, एंड डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब अल्फा बीटा गामा ऑर्डर 3 का, तो 0 0 0 0 0 0 ये हो गया। ठीक है, अब इनका वैल्यू निकालना है। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो इफेक्टिवली उनके डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ए स्क्वायर लिखने का मतलब क्या, इसी का मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ किया तो डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अल्फा 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 स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 0 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए का मतलब क्या है, अल्फा स्क्वायर 0 0 0 बीटा स्क्वायर 0 एंड 0 0 गामा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए। इसके बराबर इन दोनों को बराबर किया तो ऑफ कोर्स अल्फा स्क्वायर बराबर अल्फा इम्प्लाइज अल्फा या तो 0 होगा या 1 होगा, ऐसे ही बीटा या तो 0 होगा या 1 होगा सिमिलरली, एंड ऐसे ही गामा या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो कितनी मैट्रिक्स हो जाएंगी, थोड़ा सा पीएनसी यूज़ करेंगे कि अल्फ़ा कितनी मैट्रिक्स हो जाएंगी, जितने भी तरीके से हम अल्फ़ा बीटा गामा को हम भर दें। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, अभी हम कुछ बात नहीं करें, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल्स टू, तो अल्फ़ा को भरने का कितना तरीका है, 2 ऑप्शन, तो इसको 2 तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीके से भर सकते हैं। अब इसमें बेसिकली परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बिल्कुल बेसिक नॉलेज चाहिए। तो 2 इंटू पहला काम करने का अगर अल्फ़ा तरीका है, दूसरा काम मतलब पहला काम करने का m तरीका है, दूसरा काम करने का n तरीका है, तो दोनों काम करने का कितना तरीका हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल आता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, m इंटू n तरीका हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इन तीनों को भरने का कितना तरीका हो जाएगा, 2 इंटू 2 विच इज़ 8। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी बन जाएंगी, 8। उन 8 में ऐसा भी होगा कि 1 1 1 आ गया, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों 0 0 0 आ जाए। ये ठीक है, केवल जब अल्फा बीटा गामा तीनों 0 0 0 होगा तभी नल मैट्रिक्स होगा, तभी सारी एंट्री 0 होगा। इसको छोड़ के अगर इनमें से एक भी नॉन जीरो है, मान लिया बीटा नॉन जीरो है, नॉन जीरो नहीं तो 1 होगा, सीधी सी बात है, अगर 0 नहीं है तो वैल्यू 1 होगा। एक भी अगर नॉन जीरो है तो फिर वो सिंपली क्या हो जाएगा, नॉन नल मैट्रिक्स। तो इन 8 में से केवल एक ही नल मैट्रिक्स आएगी, बाकी सारी नॉन नल मैट्रिक्स आएगा। दिस इम्प्लाइज रिक्वायर्ड
नंबर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल्स टू 7। ये ठीक है, एक नल मैट्रिक्स को छोड़ दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन, चेक फॉर निलपोटेंट सोल्यूशन। पहले तो हमने ऐसे ही मॉड निकाल के देखा, मान लिया ये ए है, ठीक है। दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस माइनस दिस इंटू दिस विल बिकम प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कैंसिल हो गया। मॉड ए तो जीरो है, मॉड ए जीरो है तो निलपोटेंट अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अब हमने ए स्क्वायर निकाला विच इज, ठीक है। फिर दोबारा ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इससे आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नल मैट्रिक्स। इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया तो ए बी ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस 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 था तो ये भी जीरो। ये ऐसे मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर के साथ ए बी स्क्वायर के साथ ए बी, ये माइनस वाला है तो ये भी जीरो, ठीक है। इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये तो पहली बार में निलपोटेंट हो गया ये, ठीक है। दिस इम्प्लाइज निलपोटेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कंडीशन इफ ए बी सी माइनस ए इज इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक, कंडीशन बतानी है अगर ये वाला मैट्रिक्स इनवोल्यूटरी है, ये ठीक है। नथिंग टू वरी, लेट ए बराबर ए बी सी माइनस ए, ये ठीक है। इनवोल्यूटरी इम्प्लाइज ए स्क्वायर बराबर आई एन, तो ए स्क्वायर विल बी ए बी सी माइनस ए, फिर ए बी सी माइनस ए, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया वी सी, ये हो जाएगा ए सी माइनस ए सी, जीरो हो गया। ये हो जाएगा ए बी माइनस ए बी, जीरो हो गया। ये हो जाएगा बी सी प्लस ए स्क्वायर, ये ठीक है। अगर ये तो प्रोडक्ट से आ गया ए स्क्वायर से, और जो आई एन होगा दैट विल बी 1 0 0 1, ये ठीक है। तो कुछ कंडीशन ये 0 0 ऐसे ही मैच हो रहा है, ये दोनों बराबर ही है, तो बस ये 1 के बराबर होना चाहिए। तो दिस विल इम्प्लाई ए स्क्वायर प्लस बी सी मस्ट बी 1, तो ओनली दिस कंडीशन इज सफिशिएंट। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब डायरेक्टली ऐसे शुरू करें। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड एज, ट्रांसपोज को हम कैसे लिख सकते हैं? डिनोटेड एज ए डैश और ए टी एंड इज obtained from A by and is obtained from A by interchanging rows and columns। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लिया ए हो जाए 2 3 4 5 -1 0, दिस विल इम्प्लाई ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? जो इसकी फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बना दिया, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बना दिया। तो अगर ए का ऑर्डर यहाँ पे है 2 × 3, तो ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 × 2। एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड नोट लिख लेते हैं। नोट 1, ए डैश या टी दोनों यूज़ कर सकते हैं। ए डैश का डैश विल बी वापस से, ट्रांसपोज 2 बार ले लिया तो वापस सीधा हो जाएगा, इसका एक बार और ट्रांसपोज ले लें, यही आ जाएगा वापस। नोट 2, अगर कांस्टेंट टाइम्स ए लिखा है उसका डैश लिया तो रोज एंड कॉलम को पलट रहे हैं, उससे पलटने के बाद के मल्टीप्लाई कर लिया या मल्टीप्लाई करने के बाद पलट लिया, रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो k टाइम्स ए डैश, ये दोनों बराबर ही होगा। ठीक है, फिर नोट 3, अगर a का ऑर्डर m क्रॉस n है देन a डैश का ऑर्डर n क्रॉस m हो जाएगा। अगर ये m क्रॉस n है तो ये उल्टा हो जाएगा n क्रॉस m। ठीक है, नोट 4, a प्लस b का डैश विल बी a डैश प्लस b डैश, मतलब जो ट्रांसपोज है, जो डैश है वो सम के ऊपर ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा आराम से। ठीक है, नोट 5, ए बी का डैश विल बी बी डैश ए डैश। ठीक है, तो अगर कोई प्रोडक्ट है उसके ऊपर हमने डैश लगाया, उसका ट्रांसपोज लिया तो रिवर्सल लॉ लग जाएगा, मतलब ये ऑर्डर पलट जाएगा। दैट यू कैन ऑल्सो वेरीफाई कि अगर ए और बी डिफाइंड है तो मतलब ए ऐसा हो सकता है इसका ऑर्डर m क्रॉस n हो जाए, इसका n क्रॉस p हो जाए, तभी डिफाइन होगा। तो a डैश और b डैश इन जनरल डिफाइन नहीं होगा, b डैश और a डैश ही डिफाइन होगा। सही है, क्योंकि रोज़ कॉलम को इंटरचेंज करें तो इसलिए ये होना ज़रूरी भी है, वरना तो हो सकता है कि a डैश इंटू b डैश डिफाइन ना हो, मतलब इसको ऐसे पलट दे तो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में रिवर्सल लॉ लग जाएगा। तो इसका जनरल केस मतलब अगर हमने लिखा ए बी सी डी का डैश तो सब पलट जाएगा, डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश, ये आएगा। ठीक है, नोट 6, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए का मॉड एंड ए डैश का मॉड ऑफ कोर्स बराबर होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स क्यों बराबर होगा? क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी लिखाते समय सबसे पहली प्रॉपर्टी यही बोला था कि अगर हम रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, रोज को एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके हम रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करें तो मैट्रिक्स तो चेंज हो जाएगा। ऑफ कोर्स ए डैश अलग मैट्रिक्स है, ए अलग मैट्रिक्स है, दोनों को सेम नहीं बोल सकते, मैट्रिक्स तो चेंज हो जाएगा बट उनका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो तो इक्वल ही आएगा। ठीक है,
hence this. ठीक है, नेक्स्ट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. फर्स्ट पॉइंट, a matrix capital A is called symmetric if A is equals to A dash. ठीक है, सिमेट्रिक बोलने का मतलब क्या है कि A और A डैश बराबर आना चाहिए. अब देखो, सिमेट्रिक तो फिर जब ही हो सकता है ना कि जो A और A डैश का पहली बात तो ऑर्डर ही बराबर होना चाहिए. ठीक है, अब ऑर्डर बराबर होने के लिए ऑफ कोर्स अगर हमने रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज किया फिर भी ऑर्डर बराबर है, तो दैट वुड सिंपली मीन कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए चेक करने के लिए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, पहली बात. ठीक है, दूसरी बात, जब हम रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो जहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट था, मान लिया A23 था, इंटरचेंज करने के बाद वहाँ पे उसका कॉन्जुगेट एलिमेंट आ जाएगा, A32 आ जाएगा रोज एंड कॉलम को पलटने के बाद. तो फिर इसका मतलब क्या है कि सिमेट्रिक होने के लिए कॉन्जुगेट एलिमेंट जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसमें कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बराबर होने ही चाहिए. तो फॉर दिस टू हैपन वी शुड हैव Aij इज इक्वल्स टू Abi. कॉन्जुगेट एलिमेंट जब बराबर हो गए तभी हम उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो फॉर एग्जांपल मान लिया हमने A लिखा, ठीक है, 1 2 -1 5. ठीक है, तो अगर ये 2 है तो ये 2 ही होना चाहिए, ये -1 ही होना चाहिए, 5 होना चाहिए. डायगोनल एंट्री तो अपना ही कॉन्जुगेट है. Ai में अगर हम I को पलट भी लें तो वो Ai ही रहेगा. तो मान लिया 7 3 8, ठीक है, 0 2 5. अगर हमने ये डायगोनल के नीचे की एंट्रीज भर दी तो ऊपर वाली अपने आप फिक्स हो जाएंगी. जैसे ये वाला जो एलिमेंट है ये 4 3 एलिमेंट है, 4th रो 3rd ये A43 एलिमेंट है, तो A34 इसी के बराबर होना चाहिए, तो ये वाला 5 ही होना चाहिए. ठीक है, अगर ये 2 है तो ये 2 ही होना चाहिए, अगर ये 0 है तो ये 0. मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसके अबाउट मैट्रिक्स सिमेट्रिक होनी चाहिए, मतलब इसी का रिफ्लेक्शन होना चाहिए डायगोनल में. अब 1 2 -1 5 ये पहला कॉलम है. अगर A डैश लिया तो इसको हम ऐसे रो बनाएंगे तो वो पहले से 1 2 -1 5 है, तो पहले से वही लिखा है, तो A और A डैश बराबर ही आ जाएगा. दैट यू कैन चेक. ठीक है, पहला चीज़ तो ये हो गया. सेकंड, a matrix capital A is called skew symmetric if A is equals to -A dash. ये ठीक है, this will imply कि Aij -Abi के बराबर होना चाहिए. ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि जो डायगोनल के करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक टर्म है, जैसे ये दोनों, वो एक दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए, ऐसे ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए, एक दूसरे का नेगेटिव 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 ऐसे होना चाहिए. तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक. अच्छा, इसमें क्या है, डायगोनल एलिमेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. अगर मैं J की जगह I रख दूं तो ये तो ऐसे आ जाएगा Aii बराबर Aii, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें, वो दोनों बराबर ही है. ठीक है, तो यहाँ पे Aii तो हमेशा Aii के बराबर ही होगा, तो यहाँ पे यू कैन राइट एनीथिंग यू वांट. ठीक है, बट इसमें क्या है, अगर इसमें मैं पुट करूँ I बराबर J तो ये ऐसे आ जाएगा Aii बराबर -Aii.
इसको इधर ले आए तो 2ai बराबर 0, दैट वुड मीन ai बराबर 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये 0 होनी चाहिए। मैं उसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो बेसिकली अपना ही कॉन्जुगेट होता है। तो अगर कोई एलिमेंट अपना नेगेटिव भी है तो 0 के साथ ही तो हो सकता है कि 0 को तो -0 भी ले सकते हैं। डायगोनल पे अगर 5 आ गया तो 5 -5 के बराबर थोड़ा ना हो जाएगा, इसलिए भी ऐसे बोल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल डायगोनल एंट्री तो 0 ही होनी चाहिए। 2 - 3 7, अगर ये 2 है तो यहाँ -2, अगर ये -3 है तो ये 3, ये -7 इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक को हम ऐसे ही बोलते हैं, डैश लिया तो वैल्यू नेगेटिव आ जानी चाहिए, ठीक है। अब फिर हम चालू हो गए। नोट 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन ए symmetric matrix of order n is equals to, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रकार के डिफरेंट एंट्रीज हम रख सकते हैं। जैसे हम इसमें बोलें तो यही सब मतलब डायगोनल प्लस जो नीचे वाला है ये मिला के इसी को हम डिफरेंट रख सकते हैं। बाकी ऊपर वाली तो वही एंट्री आएंगी जो यहाँ पे आएंगी, तो ऊपर वाली तो रिपीटेड आएगा ही आएगा। इन सब को अलग अलग कर सकते हैं अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स चाहिए तो। बट अगर एक बार जैसे ये 1 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, अगर ये 2 है तो इसको अलग नहीं कर सकते, ये 2 ही होगा, ठीक है। तो ये कितना है, पहली रो में एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो सकता है, 2 3 4, तो 1 + 2 + 3 + 4, 4/4 के लिए। अगर n/n का होगा तो कितनी एंट्रीज डिस्टिंक्ट आ सकते हैं, 1 + 2 + 3 अप टिल n तक। तो उसका फॉर्मूला होता है n + 1/2। ये आंसर हो गया। इसको देखो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि डायगोनल के ऊपर n एंट्रीज डिफरेंट हो सकता है, प्लस डायगोनल के नीचे n² - n/2 इतनी एंट्रीज होती हैं, ये डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। इन दोनों को सम कर लो, यही आ जाएगा, ये n² + n लिखा हुआ है, ठीक है। ये डिस्टिंक्ट आ सकती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी दिस। इतना ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। नोट 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ, चलो इधर ही लिख लेते हैं, ऑर्डर n बराबर। अब देखो जब डिस्टिंक्ट एंट्रीज पूछा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिस्टिंक्ट हो सकता है, इस बार ये और ये सेम काउंट नहीं होगा, ये तो डिस्टिंक्ट काउंट होगा। तो जो लोअर ट्राइंगल पे मैट्रिक्स हैं, सॉरी मैट्रिक्स के जो लोअर ट्राइंगुलर वाले पार्ट में एलिमेंट्स हैं वो सब डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, ये सब डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। बस गड़बड़ कहाँ पे होगा, मतलब क्या चीज़ डिस्टिंक्ट नहीं हो सकता, ये सारे 0 हो जाएंगे। तो जो ये 0 0 0 यहाँ पे n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आ सकते थे, अब वो केवल एक ही एलिमेंट आएगा 0। तो टोटल हमने यहाँ पे n-1 अपॉर्चुनिटी लूज कर दिया, ये ठीक है। ये सब तो बाकी जो डायगोनल के बाहर हैं वो सब तो डिस्टिंक्ट होंगे, हो सकते हैं मैक्सिमम, अगर हम मैक्सिमम चाहते हैं तो। बट इनमें से n-1 एंट्रीज लूज हो गई, डिस्टिंक्ट जो हो सकती थी, अगर ये ऐसे नहीं होता तो टोटल एंट्रीज कितनी है, n², उसमें से n-1 0, जो एक 0 है उसी के बराबर है, ठीक है। मतलब एक बार 0 हो गया तो बाकी तो 2 बचा ना 3 में से, तो ये कम हो गया। तो ये कितना हो गया, n² - n + 1, इतनी डिस्टिंक्ट एंट्रीज हो गई, ठीक है। ओके, नोट 3, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए,
फर्स्ट पार्ट a plus a dash is always symmetric. A plus a dash is always symmetric matrix. ठीक है, ठीक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि अगर इसका हमने डैश लिया तो पहले वाला जो ए है उसका डैश तो ए डैश बन जाएगा और जो दूसरा ए डैश है वो ए बन जाएगा। ठीक है, इसको मतलब ए के बारे में हमने कुछ नहीं बोला, ये तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक। तो अगर हमने फंक्शन पढ़ा है थोड़ा सा तो वहां पे भी हमने बोला था कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज ऑलवेज इवन फंक्शन। उस तरह की बात हो गई कि इस पूरे का डैश लेंगे तो वापस ये आ जाएगा। अगर ये समझ में आया तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा कि a माइनस ए डैश विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि इसका अगर हमने डैश लिया तो a डैश माइनस ए हो जाएगा, उसको पलटा तो बाहर माइनस आ जाएगा, अंदर सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। तो अगर बाहर माइनस आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यही डेफिनेशन होता है। सेकंड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट, matrix A can be written as a sum of symmetric and skew symmetric matrix matrix A can be written as a can be written uniquely, और लिख लिया uniquely as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। वो कैसे? ये वही फंक्शन वाली कॉन्सेप्ट है। हम A मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ A माइनस ए डैश, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए डैश वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए प्लस हाफ ए बन जाएगा जो इधर लिखा हुआ है। अब इसमें से ये तो हो गया इस मैट्रिक्स का, मतलब इसको अगर स्टैंड अलोन सी मैट्रिक्स बोलें, इसको डी मैट्रिक्स बोलें, तो ये तो हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जो इतना वाला पार्ट है ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो नोट इट डाउन। और क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट नोट, इफ ए एंड बी आर स्क्यू, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। देखिए, जैसे हमने बोला कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, तो हमने अपने दिमाग में ये रखा कि ए डैश बराबर ए है, बी डैश बराबर
बी है, इसका मतलब ये निकलता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ कोर्स ए प्लस बी विल बी सिमेट्रिक, क्योंकि इसका डैश लेंगे ए डैश प्लस बी डैश आएगा, वो वापस ए प्लस बी आएगा। ठीक है, और माइनस ले लें, वो भी सिमेट्रिक होगा। ए माइनस बी लिखा है, उसका डैश लिया तो ए डैश माइनस बी डैश हो जाएगा, वो वापस ए माइनस बी हो गया, वो भी सिमेट्रिक होगा। दोबारा ध्यान दें, माइनस वाला भी सिमेट्रिक होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बन जाएगा। ये कुछ पलटा वल्टा थोड़ा, वैसे के वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, सेकंड पार्ट ए बी प्लस बी ए विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए बी प्लस बी ए विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों होगा करके देख लो भाई। सी मान लिया ए बी प्लस बी ए है, तो सी डैश कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी ए का डैश। ठीक है, तो सम पे तो ऐसे ही ब्रेक हो जाता है, ये तो दो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इनके सम पे तो ये ऐसे ही ब्रेक हो गया। बट प्रोडक्ट में रिवर्सल लॉ लगता है, तो ये हो गया बी डैश ए डैश, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब ये हो जाएगा बी ए प्लस ए बी, क्योंकि ए डैश ए के बराबर है, बी डैश बी के बराबर, तो ये तो पलट गया। इसको वापस सीधा किया तो दिस विल बी ए बी प्लस बी ए विच इज अगेन सी। ठीक है, तो ए बी प्लस बी ए विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये समझ में आया तो इसी वर्किंग को देखते हुए ये अपने आप समझ में आ जाएगा कि ए बी माइनस बी ए विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि अगर बीच में माइनस होगा तो ऐसे ही डैश 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 लिया, यहां तक तो सब ठीक है। जब इसको सेम बनाने के लिए वापस फ्लिप करेंगे तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो इस वाले केस में सी डैश बराबर माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर केवल ए बी की बात करें, केवल ए बी, तो ए बी का अगर डैश लिया तो बी डैश ए डैश हो जाएगा, वो बी ए हो जाएगा। अब उस बी ए का क्या करें, वो कुछ जरूरी थोड़ा है कि ए बी के बराबर हो। तो अगर हम केवल ए बी के बराबर करें, केवल ए बी की बात करें, तो इट शुड बी गिवन दैट ए एंड बी कम्यूट। इफ ए एंड बी commutes, then AB will be symmetric मैट्रिक्स। तो फिर AB जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा।